Jai Hind to all of you. I welcome you all on Abhipedia Defense प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस ज्योग्राफी के। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ज्योग्राफी के। ये जो क्वेश्चंस हैं दे आर इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के सवाल हैं, ये मेजरली ज्योग्राफी में। तो इनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, टारगेटिंग आर subjects are exams like CAPF assistant commandant, CAPF, AC, CDS and NDA। तो ये तीन जो पेपर्स हैं उनके लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए MCQs हैं। आपका काम सिंपल इतना ही है कि आपने इन सवाल को पढ़ना है, इन सवाल को देखना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है एंड मेक श्योर करना है दैट यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग मोर फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। इससे पहले आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि हमने जो है वी हैव लॉन्च्ड आवर इंटरव्यू सेशन फॉर द अपकमिंग CAPF असिस्टेंट कमांडेंट इंटरव्यू। तो CAPF का AC का जो इंटरव्यू है वो हमारा, एक मिनट, ओके, तो CAPF का इंटरव्यू है 2020 स्टूडेंट्स के लिए। जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ था उसके स्टूडेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम इंटरव्यू है। तो इसमें आप व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज़ यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस इंटरव्यू मॉक सेशंस। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो है टू फेच मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 100 से प्लस मार्क्स लेकर आना हमारा टारगेट है। दैट मीन्स अगर 2020 के एग्ज़ाम के लिए अगर मान लीजिए इफ़ यू हैव गॉट लाइक एवरेज स्कोर लेकर आ रहे हो आप, और अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर ये कौन सा स्कोर होता है 100 प्लस मार्क्स लाना है, दैट मीन्स इट इज़ अ एक्सीलेंट स्कोर। सो ये जो एक्सीलेंट मार्क्स अगर लेकर आएंगे एवरेज प्लस एक्सीलेंट, तो अल्टीमेटली इट वुड लीड यू टू गेट योर नेम इन द मेरिट लिस्ट में नाम तब आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप केवल गुड मार्क्स लेकर आ रहे हो, गुड का मतलब होता है 90 मार्क्स, तो कहीं ना कहीं आपका मुश्किल हो सकता है, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कोर्स है, वेल स्ट्रक्चर्ड है। CAPF AC की टेस्ट सीरीज पेपर 1, पेपर 2 और पूरा कोर्स जो है वो भी आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत आसानी से मिल सकता है। तो आप जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर इज़ 8894320850। सो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड व्हाट्सएप कर सकते हो एंड वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी हैज एनक्लेव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो यूनियन टेरिटरी जो पुडुचेरी की है उसके जो एनक्लेव्स हैं वो कौन सी स्टेट्स ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं? इज इट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला? ठीक है, आप आंसर दीजिए एंड यू हैव 10 सेकेंड्स। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला? ठीक है, सो अल्टीमेटली इट इज 3 स्टेट्स के अंदर इसके एनक्लेव्स आते हैं, 3 स्टेट्स के अंदर इसके एनक्लेव्स आते हैं। दैट इज सबसे पहले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। दैट मीन्स यहाँ पे आप देखिए 2, 3, 4 ऑप्शन है आपका। ठीक है, ठीक है, 2, 3, 4 आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। एक मिनट, ठीक है, राइट। देखिए, इट इज़ द ओनली यूटी, इट इज़ द ओनली यूनियन टेरिटरी। और मैप के अंदर भी थोड़ा सा इतना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैप के अंदर आप देखिएगा कि कैसे ये पुडुचेरी इन के एनक्लेव्स इन 3 राज्यों के अंदर है। 3 स्टेट्स हैं। जैसे तमिलनाडु में आप देखेंगे तो पुडुचेरी, कराईकल आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ये नाम जो है वो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा एंड माहे जो है यू विल बी गेटिंग इन केरला। तो तमिलनाडु में आपको 2 मिलेंगे, पुडुचेरी एंड कराईकल। आंध्र प्रदेश में आपको ये नाम मिलेगा एंड केरला में आपको माहे मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लूनी रिवर फ्लोज टूवर्ड्स साउथवेस्ट। लूनी रिवर फ्लोज टूवर्ड्स साउथवेस्ट। द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया स्लोप्स टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, सो लूनी रिवर फ्लोज टूवर्ड्स साउथवेस्ट, डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया स्लोप्स टूवर्ड्स साउथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? जल्दी आंसर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट?
होगी खत्म। हाँ जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सो इसका जो आंसर है दैट शुड बी फर्स्ट ओनली, लूनी रिवर फ्लोज टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये जो लूनी रिवर है ना, ये एनसीईआरटी में बहुत तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एटलीस्ट इतना आप पढ़ लीजिएगा कि लूनी रिवर क्या है, कौन सी रिवर है, कहाँ पे फ्लो करती है, इसका चैनल क्या है, कहाँ कहाँ से ये फ्लो करती है, किस किस जगह से ये फ्लो करती है, ये पढ़ना आपका काम है, इसको तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, ओरिएंटेशन की बात करें तो हमारे जो डेजर्ट्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। नॉर्दर्न पार्ट जो है वो सिंध की तरफ स्लोप है, और जो सदर्न पार्ट है वो हमारा रन ऑफ कच्छ की तरफ स्लोप है। तो सदर्न पार्ट रन ऑफ कच्छ की तरफ है, नॉर्दर्न पार्ट जो है सिंध की तरफ है। और ज्यादातर जो यहाँ की रिवर होती है वो एपेरल होती है, ये एनसीईआरटी में वर्ड दिया है, सीजनल रहता है, ये खत्म हो जाती है बीच बीच में, चलते चलते ही खत्म हो जाती है, पूरी अपनी जर्नी पूरी नहीं कर पाती। तो वही है क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन वाइल्ड एस घोर खूर इज फाउंड इन कहाँ पे? सुंदरवन, असम फॉरेस्ट, रण ऑफ कच्छ या कावेरी डेल्टा? इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट सवाल, ट्राई टू आंसर इट, कोशिश कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। हाँ जी, सो इंडियन वाइल्ड एस घोर खूर जो है, इट इज फाउंड इन वेयर? इट इज फाउंड इन रण ऑफ कच्छ, गुजरात के रण ऑफ कच्छ में इसको ये मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर कि वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात के स्टेट के अंदर मिलता है, ठीक है। एंड इट इज currently listed as near threatened by IUCN, so near threatened इसको currently list किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, शिवालिक्स आर व्हाट? शिवालिक्स क्या है? टू द नॉर्थ ऑफ हिमाद्री, फुटहिल ऑफ हिमालयन रेंजेस इन मेघालय, द प्लेट्यू बिटवीन पामेर्स एंड म्यांमार। हाँ जी, इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी दीजिए। ओके, सो शिवालिक्स आपको पता है, these are lower Himalayas, lower Himalayas, ठीक है। सो ये जो लोअर हिमालयस है ये कहाँ पे आपको दिखेंगे? हिमाद्री रीजन जो है, हिमाद्री तो बिल्कुल भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, प्लेट्यू बिटवीन पामेर एंड म्यांमार नहीं, इट इज फुट हिल्स ऑफ हिमालयन रेंजेस, फुट हिल ऑफ हिमालयन रेंजेस में आपको शिवालिक्स मिलते हैं, राइट। सो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। What is the next question? Which one of the following longitudes determines the Indian Standard Time? 85.85 degrees east, 86.5 degree east, 84.5 degree east, 82.5 degree east? जल्दी बताइए इसका आंसर। हाँ, तो इट इज़ वेरी सिंपल, आपको कम से कम इतना भी पता होता कि 82.5 डिग्री ईस्ट 82 के लगभग है, तो ये आंसर निकल सकता है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 82.58 डिग्री ईस्ट, ठीक है। द हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज व्हाट? द हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज व्हाट? इट इज डोडा बेटा, अनायमुदी, महेंद्रगिरी या यारकॉड? यारकॉड, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। The highest peak of South India is what? Dodabeta, Anayamudi, Mahendragiri या Yarkod? It is Anayamudi, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। और हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो अगेन अनायमुडी, ठीक है। सो ये आपने पढ़ा ही होगा, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अनायमुडी, सिचुएटेड एट एलिवेशन ऑफ 2695, लोकेटेड कहाँ पे है? केरला के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज डेक्कन ट्रैप वाज फॉर्म्ड बाय धारवार वल्केनिसिटी, मेसोजोइक वल्केनिसिटी, क्रिटेशियस वल्केनिसिटी या पेलियोजोइक वल्केनिसिटी? सिंपल है,
जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे सकते हो, अगर आपको आता है तो इसका आंसर दीजिए। डेक्कन ट्रैप वॉज फॉर्म्ड बाय धारवाड़ वल्केनिसिटी मेसोजोइक क्रिटेशियस। यस, क्रिटेशियस एरा वॉज द एरा जब डेक्कन ट्रैप जो है वो फॉर्म हुए थे, डेक्कन ट्रैप, ठीक है। सो डेक्कन ट्रैप बने थे क्रिटेशियस वल्केनिसिटी की वजह से। आपने जब हमारा जो अर्थ था ना, जो हमारा जो धरती थी, इंडियन प्लेट थी, ये आपको पता है ना, साउथ इंडिया का मैंने मैप दिखाया है आपको। ये जब बेसिकली नीचे से ऊपर की तरफ नॉर्थवेंड जर्नी कर रही थी ना, इस तरीके से जा रही थी, तो बीच में इसको कुछ आइलैंड्स मिले। वो आइलैंड्स कौन से थे? जैसे वोल्केनिक आइलैंड्स थे जहां से कंटिन्यूस इरप्शन हो रही थी। तो जब ये प्लेट जो है नीचे, जब ये प्लेट जब इसके ऊपर से जा रही थी, ये कौन से आइलैंड थे? रीयूनियन आइलैंड्स थे। कौन से आइलैंड? रीयूनियन आइलैंड्स। तो इन रीयूनियन आइलैंड से जब ये प्लेट गुजर रही थी, तब बेसिकली आपने देखा होगा, तब ये डेक्कन ट्रैप बने थे, और वो टाइम था क्रिटेशियस एरा का टाइम था, ठीक है। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। Which soil is most common in the Indo-Gangetic Plains? Simplest question, alluvial, podzol, laterite या रेगूर soil? जल्दी बताइएगा। इंडो गेंजेटिक प्लेन्स कौन सी सॉइल आपको दिखेगा? अब इंडो गेंजेटिक प्लेन्स को किसने बनाया है? इंडस रिवर्स के द्वारा बनी है और गंगा रिवर के द्वारा बनी है, ठीक है। सो ऑब्वियसली रिवर्स जब बनाती हैं तो दे क्रिएट एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है, जलोढ़ मिट्टी जो है, उसके द्वारा हमारे ये बने हैं प्लेन्स, अंडरस्टैंड। और इस पूरे प्लेन के अंदर नॉर्दर्न प्लेन बिगिनिंग फ्रॉम पंजाब टू वेस्ट बंगाल एंड असम। अब साउथ में भी आपको देखने को मिलेगा एलुवियल सॉइल, बट वो साउथ में कौन सी रिवर्स होती हैं? जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, दे आर इन द पेनिनसुलर रीजन विच basically creates that alluvial soil, right? तो ये याद रखेंगे। they are rich in lime and organic matters, they are rich in lime and organic matters, it is formed by accumulated sediments। तो जितना भी है वो accumulate होता रहता है sediments। the climate of India is what? tropical climate, subtropical climate, savanna type या subtropical monsoon climate। अब थोड़ा सा यहाँ पे elimination लगाने की कोशिश कीजिएगा, you will get the answer। चलिए, सो है, इट इज ट्रॉपिकल मानसून। इट इज ट्रॉपिकल मानसून बिकॉज वी आर मानसून। मानसून हमारे क्लाइमेट को बहुत इम्पैक्ट करता है, हर साल होता है, और हमारी जो कंट्री है दैट इज सब ट्रॉपिकल रीजन में आती है, तो इट इज सब ट्रॉपिकल मानसून, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं हम लोग। द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर between summer and winter is quite low in southern part of peninsular India mainly because जो आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है एक्सट्रीम, समर्स में आपको बहुत गर्मी देखने को मिलेगी, विंटर्स में आपको बहुत सर्दी देखने को मिलेगी, ये जनरली नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं, ठीक है। साउथ में आपको एक्सट्रीम समर्स, एक्सट्रीम विंटर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। वो क्यों नहीं मिलेगा? क्या रीजन है? एडजॉइनिंग ओशन मॉडरेट द टेम्परेचर, स्काई इज जनरली क्लाउडी, द सन्स रेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकल टूवर्ड्स द ईयर, या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर। इसका आंसर दीजिए, थोड़ा सा सोच के देखिएगा क्या आंसर हो सकता है इसका। हाँ जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए, इट इज
it is this statement. ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि जो ओशंस है उसके नियर जो हमारा साउथ इंडिया है, इस तरीके से हमारा जो साउथ इंडिया है इस तरीके से, तो यहां पर भी अपने को सी मिल जाएगा, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन। तो यहाँ पे ये जो ओशंस होते हैं, ये जो पानी होता है, ये मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है वो इफेक्ट डालता है इस एरियाज के अंदर। तो यहाँ पे आपको मॉडरेट इफेक्ट देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दीज ओशंस। तो यहाँ पे आपको मॉडरेट इफेक्ट देखने को मिलता है, कोई आपको ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी, राइट। तो इट इज़ मॉडरेटिंग इफेक्ट, मॉडरेट द टेम्परेचर एडजॉइनिंग ओशंस, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हैपेंड इफ द हिमालयाज डिड नॉट एग्जिस्ट। क्या होता अगर हिमालयाज जो है वो एग्जिस्ट नहीं होते। क्या मॉनसून रेन्स वुड हैव टेकन प्लेस इन विंटर्स मंथ, मॉनसून रेन जो है वुड हैव टेकन इन द विंटर मंथ्स। कोस्टल इंडिया वुड हैव एक्सपीरियंस मेडिटेरियन क्लाइमेट। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन वुड हैव बीन मच कूलर इन विंटर। या नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वुड हैव एक्सपीरियंस ह्यूमिड कंडीशन। इसको एक बार पढ़िए, इसको ध्यान से देखिए, क्या होता अगर हिमालयाज नहीं होते, क्या होता अगर हिमालयाज नहीं होते। देखिए अगर हिमालयाज नहीं होते तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया। ऐसा ये भी नहीं है कि विंटर्स में होती, विंटर्स में मॉनसून रेन होने का कुछ और रीजन है, हिमालयाज नहीं। इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस ह्यूमिड कंडीशन नहीं। इट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट कौन सा है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट इज दिस आंसर, दैट इज नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता अगर हिमालयाज नहीं होते, ठीक है, क्योंकि जो ऊपर की साइबेरियन विंड्स होती है ना, बहुत ही ठंडी विंड्स होती हैं, चिली विंड्स होती हैं, वो विंड्स क्या करती हैं, वो हमारा जो ये है ना हिमालयाज है, वो हिमालयाज ये जो विंड्स है ये हिमालयस को क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक है। इस वजह से हमारा नॉर्दर्न रीजन कंपैरेटिवली ठीक रहता है, सर्वाइवेबल रहता है। नहीं तो अगर ऐसा हुआ हिमालयस एग्जिस्ट नहीं रहे और विंटर्स की जो विंड्स है वो एंट्री ले रही है नॉर्दर्न इंडिया में, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूरा ठंडा हो जाएगा, चिल हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा सर्वाइव होना, ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, है ना। तो विंड्स कमिंग फ्रॉम द आईसी could stop icy polar winds coming from the north pole, ठीक है। Southwest monsoon contributes to India's total rainfall up to extent of what? तो साउथ वेस्ट मानसून जो कंट्रीब्यूट करता है इंडिया का टोटल रेनफॉल अप टू हाउ मेनी %? आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून जो है वो इंडिया का मेजर जो मानसूनल रेनफॉल होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, तो उसमें उसका कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल रेनफॉल में, ठीक है। तो जल्दी बताइए, इट इज 80 to 90%, 50 to 55, 100 या 70%? चलिए, so it is 80 to 90%, it is obviously 85%, 85% है। तो अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन के हिसाब से 80 to 90% जो है वो आपका सही सवाल सही आंसर होगा। जब भी ऑप्शंस देख के पता करेंगे ना तो हमेशा उसको लिटरल मत लीजिए कि हाँ मैंने तो 93.1% पढ़ा है, अब ऑप्शन में 93% लिखा है तो मैं इस सवाल को करूंगा ही नहीं क्योंकि ऑप्शन ही सही नहीं है। ऐसा नहीं है, आपने कोई भी सवाल जो होता है ना, 4 ऑप्शंस जो होते हैं उसमें आपने चेक करना होता है कौन सा ऑप्शन है
जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है, विच ऑप्शन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट, अंडरस्टैंड। तो मैंने पेन का मार्कर भी बहुत मोटा रख लिया है ताकि एकदम दिमाग में सेट हो जाए, वैसे कम कर लेते हैं इसको, मोस्ट एप्रोप्रिएट। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द रिट्रीट ऑफ मॉनसून, द रिट्रीट ऑफ मॉनसून इज मार्क्ड बाय व्हाट? क्लियर स्काई, राइज इन टेम्परेचर, हाई प्रेशर कंडीशन एट बे ऑफ बंगाल, एंड ए एंड बी। जल्दी बताइएगा। जो रिट्रीट ऑफ मॉनसून होता है, मॉनसून का वापस जाना, जब आता है तो बहुत सारी बारिश लेकर आता है, ठीक है, और टेम्परेचर जो होता है वो कम कर देता है, लेकिन जब जाता है तो क्या होगा ये बताइए आप। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आप आंसर खुद बताएंगे। हाँ जी, सो वेरी क्लियर, retreat of monsoon is marked by clear sky, it is marked by clear sky and rise in temperature। जब मॉनसून आता है तो पूरा स्काई जो है बिगड़ जाता है, हिसाब किताब, बादल आते हैं, बादल आते हैं उससे डार्क स्काई हो जाता है, रेनफॉल होती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, बट यहाँ पे क्लियर स्काई हो जाएगा और राइज इन टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए एंड बी, ए एंड बी आर दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट इज व्हाट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट इज व्हाट? सीजनल वेरिएशन ऑफ विंड्स, समर एंड विंटर रेन्स, पेरिनियल रेनफॉल, या रिवर्सल ऑफ विंड्स? The most important characteristics of Indian climate is what? ठीक है, what should be the answer? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन क्लाइमेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिवर्सल ऑफ विंड्स, रिवर्सल ऑफ विंड्स। ठीक है, रिवर्सल ऑफ विंड्स, राइट। चलिए, सो रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है, आपको पता है, द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम। विंटर्स में क्या होगा? विंड्स जनरली ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, लैंड टू सी, एंड समर्स में होता है विंड ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, सी टू लैंड। Among the given Indian cities, which one will be the first to receive the rain from the monsoonal winds? जितनी भी इंडियन सिटीज़ यहाँ पे दी हैं, दिल्ली, कोची, मुंबई एंड भोपाल, इसमें कौन सी पहली है जो मॉनसूनल रेन रिसीव करेगी? ठीक है, बहुत सिंपल है, एलिमिनेशन लगा के चलो। दिल्ली आ सकता है, चलो देखते हैं आप देते हैं आंसर कि नहीं, है ना। बताइए, दिल्ली हो सकता है जनाब? दिल्ली तो अभी दूर है, दिल्ली अभी मुश्किल है, ठीक है, सो दिल्ली हो गया कैंसिल। भोपाल हो सकता है, भोपाल मध्य प्रदेश, ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि मानसून जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो मानसून है, विंड्स है, वो तो साउथ से ही आएंगी, साउथ वेस्ट से आएंगी, तो सबसे पहले कहाँ टकराएंगी? मुंबई में? नहीं, मुंबई वाला भी काम लेट होता है, सबसे पहले वो कोची केरला में टकराती हैं। ठीक है, सबसे पहले कोची केरला में ये होता है, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट सवाल। साइक्लोन्स आर मोर फ्रीक्वेंट इनटू द कोस्टल एरियाज ऑफ बे ऑफ बंगाल। साइक्लोन सबसे ज्यादा जो है आपको अरेबियन सी में नहीं, कोस्टल एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल में दिखेंगे। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलते हैं। क्यों, क्या रीजन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई टेम्परेचर इन बे ऑफ बंगाल,
water in the Bay of Bengal chemically responsible for this long chain of island of Andaman act as a launching pad for the or none of the above? आंसर बताइए, थोड़ा सोच लीजिए बट आंसर जरूर इसका आप सभी ने ट्राई करना है. हाँ जी. सो देखिए, बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है. बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है इसीलिए क्योंकि देखिए जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जब क्या होगा, जब टेम्परेचर अपना जो है, एक मिनट, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना तो उस सिचुएशन में आपका ओके जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर जो होता है वो क्या होगा, उसका उल्टा प्रेशर होता है लो. और जब लो प्रेशर होगा देन इट वुड लीड टू विंड्स. क्या करती है विंड्स? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आती हैं. तो जहां पर भी टेम्परेचर ज़्यादा वहां पे प्रेशर लो, और प्रेशर लो होगा तो विंड्स जो है दूर दूर से आएंगी और इस जगह पे, और दूर दूर से जब इतनी ज़्यादा विंड्स जब दूर दूर से आती है तो वो एक सर्कल बन जाता है एक तरीके से. सो वो सर्कल से विंड घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, और उससे अल्टीमेटली साइक्लोन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है. सो इट इज़ अ गेम ऑफ टेम्परेचर, देन इट वुड लीड टू प्रेशर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट लू. क्या है जो गलत है लू के बारे में? लू हम लोग सुनते हैं ना, लू चलती है गर्मियों में. ठीक है, दीज आर आफ्टरनून विंड्स विद द टेम्परेचर टचिंग 50 डिग्री सेल्सियस. This infect land of vectors before the monsoon. Such local winds cast havoc over the Indo-Gangetic, Brahmaputra plains and these are expression of the hot and dry season of mid-March to June 1 and hit central India, interior peninsula India 2. हाँ जी, इसका आंसर बताइए आप. ओके, सो आप ये देखिए कि क्या आपने बताना है, इसमें बताना है विच इज़ नॉट ट्रू. कौन सी चीज़ है जो गलत है? गलत ये है कि ये जो लू है ये कास्ट हवैक ओवर द इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स का कोई काम ही नहीं है. इधर इधर कोई ईस्टर्न हिल लो हिल्स की बात ही नहीं हो रही. लू तो हमारी कहाँ पे चलती है? राजस्थान में चलती है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब रीजन में चलती है, और ये भी तब चलती है जब आफ्टरनून विंड्स होती है, दोपहर को चलती है. यहाँ पे तो ये विंड्स चलती नहीं है, तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. नेक्स्ट सवाल देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट क्लासिफाइड एज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल कौन सा क्लासिफाइड नहीं है? पार्ट ऑफ असम, पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, नन ऑफ दीज. कौन सा है जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन नहीं क्लासिफाइड है? हाँ जी, सो इट इज वेरी वेरी क्लियर. ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, जब एयर में मॉइस्चर होता है ना, सब ट्रॉपिकल रीजन है. सो राजस्थान का सदर्न पार्ट ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन नहीं है. ठीक है, याद रखेंगे इसको. तो राजस्थान का ये वाला पार्ट जो है इट इज़ नॉट सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, इट इज़ नॉट. और यहाँ पे तो आपको पता है इतनी रेनफॉल भी नहीं होती है, राइट? तो इट शुडंट बी इन दिस कैटेगरी, राइट? चलिए नेक्स्ट इतना ही है आज की क्लास के अंदर.
मैं आपको बता देता हूँ दैट वी हैव अ कंप्लीट कोर्स, CAPF का जो है कंप्लीट कोर्स है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 1। एक मिनट, हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ दैट वी हैव CAPF कंप्लीट असिस्टेंट कमांडेंट कोर्स पेपर 1 का एंड पेपर 2 का, दोनों का हमारा ये कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग PDFs, स्टडी नोट्स, MCQs, स्टडी नोट्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और तब तक मिलती रहेंगी जब तक कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, मतलब आप पूरा प्रॉपर जो है 2 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, राइट। इसका ये जो पूरा प्रोसेस होगा इसमें इंटरव्यू गाइडेंस भी इंक्लूडेड रहेगी, इंटरव्यू गाइडेंस। साथ ही साथ इसमें ये इंश्योर भी होगा कि आपका जो फिजिकल मेडिकल है उसको भी कवर किया जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्सनल जो मेंटोरशिप होती है, पर्सनल मेंटोरशिप, वो आपको दी जाएगी इस सेशन के तहत। यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अलग है, यही चीज़ है जो आपको मिलेगी नहीं, और इसी वजह से स्टूडेंट जो है वो क्लियर नहीं कर पाते एग्जाम, ठीक है। तो इतना याद रखिए, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, you will be getting the discount also. What best you can do is you can contact on the number that is given in the description में नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।